आज हम बात करते हैं राकेश मोहन जी की एक रीडिंग पे, मूविंग इंडिया टू अ न्यू ग्रोथ ट्रेजेक्टरी। दिस इज नीड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव बिग पुश, ब्रुकिंग्स इंडिया सेक्शन। आज की रिकॉर्डिंग में हम बात करते हैं कि शुरू में उन्होंने क्या कहा। वो कह रहे हैं कि अगर आप इंडिया और चाइना को देखिए, अगर इंडिया को चाइना जैसी ग्रोथ को पाना है, हाँ, तो इंडिया को एक कंसिस्टेंट लेवल पे ग्रो करना पड़ेगा। एक कंसिस्टेंट ग्रोथ रेट, सस्टेन्ड हाई इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करनी पड़ेगी। और ना ही सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ, और डेवलपमेंट के जो इश्यूज हैं जैसे कि पॉवर्टी एलिवेशन होना, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ होना, ये सारी चीजों पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कुछ फिगर्स दिए हैं शुरू में। जो मेन बात है वो भर के ये आ रही है कि अगर हमारे को चाइना के लेवल पे ग्रो करना है, अगर हमारे को जिस तरह से ईस्ट एशियन इकोनॉमीज पहले ग्रो करी हैं, हमारे को अगर उस लेवल से ग्रो करना है, उस उतनी ग्रोथ रेट रखनी है, तो हमारे को इस बात की आवश्यकता है कि हमारे पास हमारा जो पॉलिसी एम्फेसिस होना चाहिए वो इकोनॉमिक ग्रोथ पे होना चाहिए। और ना ही सिर्फ यह है, हमारे को इस बात पे भी ध्यान देना होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ सोशल वेलफेयर और पॉवर्टी एलिवेशन भी हो। मेरे साथ साथ एक लाइन लिखेंगे, सो इंडिया नीड्स प्रीडोमिनेंट। राकेश मोहन जी भी उन्हीं बातों को फिर से बताते हैं जो कि हम पिछली रीडिंग्स में, रिकॉर्डिंग्स में भी देख चुके हैं। वे भी कहते हैं कि अगर आप इंडिया की ग्रोथ रेट इंडिपेंडेंस के बाद देखेंगे और इंडिपेंडेंस से पहले देखेंगे तो आपको बहुत अंतर नजर आएगा। हालांकि फॉर द फर्स्ट 30 years ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस जो ग्रोथ रेट था वो बहुत ज्यादा नहीं था, और उसको टर्म करा गया था हिंदू ग्रोथ रेट, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, राइट। लेकिन जैसे ही आप लेकिन एक बात कोई नहीं नकार सकता कि 1950 से लेके 2000 तक वी हैव कंसिस्टेंटली ग्रो। हो सकता है कुछ टाइम पीरियड्स रहे हो जहां पे ग्रोथ स्लो रहा हो, लेकिन हमने ग्रो करा है, with few time periods in which there was deceleration also. But the main question which was arising is, and which is arising is, that are we able to, will we be able to sustain the economic growth for over 8 to 9%? क्या हम ऐसा हो सकता है? And is there is a way that we can have a sustainable 8 to 9% growth rate uh, over a long period of time, right? फिर वो बताते हैं कि जो जीडीपी इंक्रीज भी हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो जीडीपी के अंदर ग्रोथ रेट आप देखने को देखते हैं, वह वो सारी की सारी ग्रोथ रेट बहुत कुछ कंसिस्टेंट ट्रेंड ऑफ इंक्रीजिंग डोमेस्टिक सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट के साथ मैच करती है। जो इंडिया की ग्रोथ रेट हुई है, वो ये कह रहे हैं कि डोमेस्टिक सेविंग्स जैसे जैसे इंक्रीज हुई, इंडिया की ग्रोथ रेट भी इंक्रीज हुई है। हमारी डिपेंडेंस फॉरेन सेविंग्स पे कम रही है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज फॉर आर ग्रोथ पर्पसेस। मेरे साथ एक लाइन लिखेंगे। वही कहते हैं कि अगर आप इस पीरियड को देखें 1950 से 65 को, और 2003 से 8 को, राइट, एंड उसमें आप ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स को देखिए एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, तो आप ये पाएंगे कि जो 1950 से 65 के पीरियड में जो ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग थी वो 11% ऑफ जीडीपी थी, वह बढ़ के 33% ऑफ जीडीपी हुई इन दिस पीरियड, राइट। और एक साल 2007-8 में यह सेविंग्स 37% भी हुई। अगर आप इन्वेस्टमेंट को देखें, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट थी वह भी इस पीरियड में कंसिस्टेंटली ग्रो करी। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी, so it was around 12% in period of 12% of GDP in 1950 to 65, and this increased to 34% in 2003 to 8, right? uh, ये जो ट्रेंड्स इन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट है, ये हमारे को बता रहे हैं कि जो हमारा जीडीपी का ग्रोथ रेट है, दैट इज पर्टिकुलरली फाइनेंस्ड बाय द डोमेस्टिक सेविंग्स, राइट। हमारा जो रिकोर्स टू फॉरेन सेविंग्स रहा वह कम रहा
एज कंपेयर टू द अदर नेशंस वह कम रहा। एक लाइन लिखेंगे मेरे साथ साथ। अगर हम ग्रोथ को देखें तो सेक्टरली सेक्टर्स कैसे ग्रो करें, मतलब एग्रीकल्चरल सेक्टर में ग्रोथ कैसा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में ग्रोथ कैसा था, सर्विसेज सेक्टर में ग्रोथ कैसा था, इस बारे में उन्होंने कुछ लाइंस लिखी। राकेश मोहन जी कहते हैं कि अगर आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ को देखें तो आफ्टर इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस तो थोड़ा सा रोबस्ट ग्रोथ था, राइट। लेकिन इंडिपेंडेंस से पहले के एरा के कंपैरिजन में बहुत ही सिग्निफिकेंट ग्रोथ था, बिकॉज उस समय तो इंडस्ट्री कुछ ग्रो ही नहीं कर रही थी। हाँ, लेकिन मिड 60s के आते आते जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ था वो स्टेगनेंट हो गया, राइट, एंड बिफोर रिकवरिंग अगेन इन 1980s। सो एक लाइन लिखेंगे मेरे साथ साथ। What were the sectoral drivers of growth? So, as far as industrial growth is concerned, industrial growth was quite robust in the immediate period after independence, but then it slowed down by the mid 60s, and again it recovered in 1980s. So it was. फिर वो कहते हैं कि अगर आप सर्विसेज सेक्टर को देखें तो सर्विसेज सेक्टर कंसिस्टेंटली ग्रो करा है, राइट, ड्यूरिंग दिस एंटायर पीरियड। हाँ, सो एंड एक्सेप्ट फॉर एक कुछ पीरियड है 1965 से 81 का जब ग्रोथ भी कम हुआ, राइट। सो सर्विसेज सेक्टर ने भी उतना ग्रो नहीं करा दैट लेकिन जो सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ रेट थी वो लेट 2000 तक चलती रही। आपका जीडीपी भी कंटिन्यूसली ग्रो करा है, तो उसमें बहुत बड़ा हाथ इस बात का भी है कि सर्विसेज सेक्टर ग्रो कर रहा था। एग्रीकल्चरल सेक्टर के बारे में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि एग्रीकल्चरल सेक्टर की ग्रोथ रेट तो मॉडेस्ट रही, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत रिमार्केबली ग्रो कर गया, लेकिन जिन जिन पीरियड्स में एग्रीकल्चरल सेक्टर ग्रो नहीं करा उन पीरियड में ग्रोथ भी नहीं हुई। हालांकि इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर एज सच इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा इट फेल, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चरल सेक्टर इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा, राइट। एक लाइन लिखेंगे मेरे साथ। Over the whole period, right? And of course, it is dependent upon weather. So, of course, it was the weather-induced volatility was always there. लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी लाइन लिखी, उन्होंने कहा जिन पीरियड्स में जैसे कि 1965 से 81, 1997 से 2003, जब जीडीपी ग्रोथ स्लो डाउन हुआ तो वो वाले ईयर्स थे जबकि एग्रीकल्चरल ग्रोथ का भी पेस कम हुआ, ठीक है। ये बात कि जिन पीरियड के अंदर जीडीपी ग्रोथ भी कम हुआ वो पीरियड रफली वो वही पीरियड थे जब एग्रीकल्चरल ग्रोथ भी कम हुआ, राइट, लॉस ऑफ पेस इन एग्रीकल्चर। सो जो ओवरऑल ग्रोथ इंपल्सेस हैं इकोनॉमी की वो अकम्पेन करती हैं एग्रीकल्चरल ग्रोथ को। हालांकि एग्रीकल्चरल सेक्टर का अपना जो इंपॉर्टेंस है वो कम हो रहा है, बट ऐसा दिखाई नहीं दे रहा इन टर्म्स ऑफ, हो सकता है एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा हो, जीडीपी कम हो रहा हो, लेकिन फिर भी जो जीडीपी ग्रोथ है वो बहुत कुछ एग्रीकल्चरल सेक्टर पे डिपेंड कर रही है, राइट। ये जो पीरियड हम बार बार कह रहे हैं 1965 से 81 के, ये क्या था ये पीरियड, मतलब इसमें ऐसा क्या हुआ था? हम सबको पता है बेटा 1965 से 81 का पीरियड, इट वॉज अ वेरी वॉलेटाइल पीरियड फॉर इंडियन इकोनॉमी। बहुत कुछ हुआ, देवर देयर वाज अ ड्राउट, देन इसी पीरियड के अंदर दोनों वॉर्स हुई पाकिस्तान के साथ। 1973 का ऑयल प्राइस शॉक हुआ जिसने पूरे वर्ल्ड को शॉक करा इंक्लूडिंग इंडियन इकोनॉमी, ऑयल प्राइस शॉक, right. And then this was also the period in which there was emergency which was being declared. So all of this, it led to the slowdown. राकेश मोहन जी कहते हैं कि अगर आप इस पीरियड को देखें तो ये वो वाला पीरियड था जबकि ईस्ट एशियन एंड साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रही थी, और उस समय हमारी कंट्री ग्रो नहीं कर रही थी। हमारे कुछ कुछ ऐसे डिसीजंस रहे जो हमारे हाथ में थे, जैसे कि इमरजेंसी, कुछ ऐसी चीजें थी जो हमारे कंट्रोल में नहीं थी,
drought, wars with Pakistan, 1973 oil price shock, all of this was not in our hand. लेकिन जो हमारे हाथ में था, जो पॉलिसीज हमारे हाथ में थी, उनका बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट रहता है। वो ये कहते हैं, अगर आप इसके बाद का पीरियड देखें, 1981 के बाद का पीरियड, राइट, सो 1980s का पीरियड, 1980s का पीरियड एंड 1990s का पीरियड, दैट इज ऑल्सो व्हाट योर द पीरियड ऑफ रिफॉर्म्स। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ रिफॉर्म्स स्टार्ट हो गए थे, कुछ रिफॉर्म स्टार्ट हो गए थे कि अब जो डोमेस्टिक कंपेटिटिवनेस है वो बढ़नी चाहिए, थोड़े से कंट्रोल्स कम हुए थे, चाहे जितने मर्जी पीस मिल रहे हो, लेकिन एटलीस्ट रिफॉर्म स्टार्टेड। इस बात को आपने विजय जोशी साहब की रीडिंग में भी देखा है, ठीक है। सो इट वाज द पीरियड of initiation of reforms. It was the period of initiation of reforms, domestic competitiveness. पहली बात तो ये, right? So 1990s में तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, 1991 में रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, फॉरेन सेक्टर रिफॉर्म्स, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, ये सारे के सारे रिफॉर्म्स आए, योर फिस्कल रिफॉर्म्स, ये सारे रिफॉर्म्स आए, और इन रिफॉर्म्स के साथ इकोनॉमी ओपन अप करी, राइट। हम ये सारी बातें कर चुके हैं, और बहुत तरह के रिफॉर्म्स हुए, जैसे कि वो कह रहे हैं 1990s के रिफॉर्म्स के बारे में, जैसे कि इंडस्ट्रियल डीरेगुलेशन, इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो अब बहुत ज्यादा कंट्रोल्स के क्लचेस में नहीं था। इंडस्ट्रियल डीरेगुलेशन हम ये सब बातें कर चुके हैं पहले की रीडिंग में भी। इंडस्ट्रियल डीरेगुलेशन, देयर वाज एन ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी। भी होने लगा कि आईएमएफ वगैरह ने कहा था कि भैया आपको हम पैसा तब देंगे जब इस क्राइसिस से निकलने के लिए, 1991 क्राइसिस से निकलने के लिए आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेंगे, आप अपनी इकोनॉमी को ओपन अप करेंगे, जो दूसरी कंपनीज है, बाहर की कंपनीज है, बाहर के सेक्टर्स हैं, वो आपकी कंपनी, आपकी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। ग्रेजुअल ट्रेड लिबरलाइजेशन, देयर वाज द डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी आल्सो, which increased the competitiveness of India's good. Then substantial reduction in tax rates and the rationalization of tax structure throughout 90s. ये सब पॉइंट्स लिखने हैं बेटा। एंड rationalization of the taxation structure. इकोनॉमी में हुआ ये कि हमने टैक्स रेट्स को कम करा, लेकिन टैक्स बेस को बढ़ाया, अलग अलग तरह के गुड्स पे टैक्सेस लगाए, जहां तक हो सका जितने ज्यादा लोगों पे टैक्स लग सकता है उस पे लगाया, लेकिन टैक्स रेट्स को कम करा। दिस इज द आइडिया। So, deregulation of interest rates. This is one of the very important reforms. आपने अगर नरसिम्हम कमेटी रिपोर्ट पढ़ी हो, उसके बारे में, तो इन सब चीजों के बारे में बात करी उन्होंने। सो इन सारे रिफॉर्म्स का फायदा ये हुआ कि जो प्राइवेट सेक्टर था उसमें एंथुजियाज्म जगा। प्राइवेट सेक्टर के अंदर ये हुआ कि उनको उनको भी एक चांस मिला कि वो एक्सपैंड कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो टेक पार्ट इन द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ द कंट्री एंड दे कैन ऑल्सो टेक द शेयर ऑफ दैट, राइट। So they were as Rakesh Mohan sir is writing, he says that there were tremendous increases in the investment decisions and the investment intentions, and the exports also increased during this time. लेकिन वो कहते हैं कि जो लेटर हाफ ऑफ 90s उस समय ये जो ग्रोथ मोमेंटम था थोड़ा सा कम हो गया। देयर वाज द लॉस ऑफ, अगर क्वेश्चन आ जाता है दैट ट्रेंड्स बताइए जीडीपी के ग्रोथ के सिंस 1950s, राइट, और अभी तक के, तो आप ये सब कुछ लिख सकते हैं, आपको ये लिखना पड़ेगा। और आपके पास इन सारी चीजों के बारे में हल्का हल्का बालाकृष्णन साहब ने भी बोला है, विजय जोशी जी ने भी बोला है, और अब राकेश मोहन की रीडिंग में भी बोला जा रहा है, ठीक है। सिर्फ एक ही तरह से आंसर मत लिखिएगा, पॉइंट्स लीजिए और उन पॉइंट्स को डिस्कस करिए अलग अलग रूप में। लॉस ऑफ ग्रोथ मोमेंटम इन द लेटर हाफ ऑफ 90s, क्यों? क्योंकि ये वो वाला टाइम था जब ईस्ट एशियन क्राइसिस हुआ। सो देयर वाज द स्लो डाउन इन द एग्रीकल्चरल ग्रोथ,
मॉनसून ईयर्स अच्छे नहीं रहे थे. देयर वाज द deterioration in the quality of fiscal adjustment. So in और भी हमारी मॉनेटरी टाइटनिंग भी हुई टू कंटेन इन्फ्लेशन, राइट? बिकॉज अगर मॉनेटरी एक्सपेंशन करेंगे तो लोगों के पास नहीं बढ़ जाएगा, उनकी डिमांड बढ़ेगी. लेकिन यहाँ पे मॉनेटरी टाइटनिंग हुई कि इन्फ्लेशन जो हो रहा था उसको कंटेन करने के लिए. उसकी वजह से लोगों के पास पैसा कम रहा, डिमांड कम रही, ग्रोथ कम रही. सो मॉनेटरी tightening to control inflation. कंट्रोल इन्फ्लेशन. सो ये सब रीजंस रहे कि लॉट ऑफ ग्रोथ मोमेंटम रहे. तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि बहुत कुछ जो ग्रोथ हुआ और जो ग्रोथ नहीं हो पाया, यह हमारे पॉलिसी एक्शंस पे डिपेंडेंट था. तो हमारे को ऐसे पॉलिसी एक्शंस लेने पड़ेंगे जिससे ग्रोथ हो, और हम और ये देखना पड़ेगा कि उसका ग्राउंड लेवल इफेक्ट क्या आ रहा है, राइट? वो यही लाइन लिख रहे हैं, राइट, कि पॉलिसी ऐसी बनानी पड़ेंगी विच इज गोइंग टू मूव इंडिया टू द न्यू ग्रोथ ट्रेजेक्टरी, राइट, फॉर द नेक्स्ट 20-30 years एंड सो ऑन. सो दैट्स एन आइडिया. अगली रिकॉर्डिंग में हम बात करेंगे एक तो जो गोल्डन एरा ऑफ ग्रोथ था इंडियन इकोनॉमी का, 2003 से 8 का, और 2012 से 18 का जो ग्रोथ रेट कम हुआ, इस बारे में बात करेंगे कि राकेश मोहन जी इसके लिए क्या कर रहे हैं, राइट? और इसकी नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में विल टॉक अबाउट द सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट की ट्रेंड्स के बारे में, राइट? सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू इन दिस रिकॉर्डिंग बेटा. थैंक यू. मूविंग इंडिया टू द न्यू ग्रोथ ट्रेजेक्टरी, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द रीडिंग बाय राकेश मोहन. तो हम आज सबसे पहले देखते हैं कि 2003 से 8 के बीच में क्या फैक्टर्स थे जो इस पीरियड को गोल्डन एरा ऑफ ग्रोथ कहा जाता है इंडियन इकोनॉमी के लिए. ऐसा क्या हुआ था जिनकी वजह से जो ग्रोथ था इस पीरियड में वो सबसे ज्यादा अभी तक पाया गया. देखिए, पहले तो कुछ रीजंस हैं ही ये कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थे उसमें बहुत सारे रिस्ट्रक्चरिंग मेजर्स हुए थे पिछले सालों में, जैसे 1997 से 2003 के बीच में. डोमेस्टिक नॉमिनल एंड रियल इंटरेस्ट रेट कम हुआ था. अगर आपका उसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ती है, ठीक है. फिजिकल कंसोलिडेशन हुआ, ग्लोबल डिमांड बहुत ज्यादा थी. ये सारी चीजों ने एक साथ कंट्रीब्यूट करा था 2003 से 8 के बीच में, ये बताते हुए कि ग्रोथ क्यों हुआ इस पीरियड में सबसे ज्यादा. तीन मेन रीजंस बताए राकेश मोहन जी ने. उन्होंने कहा एक तो फिजिकल डेफिसिट कम हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ हम ये देखते हैं. जो मॉनेटरी मैनेजमेंट था वो इम्प्रूव्ड हुआ, और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट ज्यादा हुई इस पीरियड में. और ये तीन मुख्य कारण थे जिनकी वजह से ग्रोथ इस पीरियड में सबसे ज्यादा देखने को मिली. वो ये कहते हैं कि अगर आप फिजिकल डेफिसिट को देखें तो बहुत ही प्रोग्रेसिव रिडक्शन था फिजिकल डेफिसिट में इस पीरियड, इस पूरे के पूरे पीरियड में. और उस फिजिकल डेफिसिट के कम होने की वजह से गवर्नमेंट की बोरोइंग्स भी कम. तो जब फिजिकल डेफिसिट कम हुआ, गवर्नमेंट ने कम बोरो करना स्टार्ट करा, तो वो रिसोर्सेज जो कि गवर्नमेंट को जा रहे थे वो रिसोर्सेज अब प्राइवेट सेक्टर को जा रहे हैं. सो प्राइवेट सेक्टर के पास अब वो रिसोर्सेज आए और इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर की बढ़ी. दूसरा उन्होंने कहा कि अगर आप ये देखें तो ग्रॉस टैक्स टू जीडीपी रेशियो कंट्री का इंप्रूव हुआ इस पूरे के पीरियड, उस पूरे पीरियड के दौरान. तो गवर्नमेंट की अपनी इनकम ही हो रही थी, तो गवर्नमेंट को बोरो करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी. ये बात. फिर उन्होंने कहा कि यह वो पीरियड भी था जिसमें गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी कम हुआ, क्योंकि सब्सिडीज इस पीरियड में कम से कम हो रही थी, उनको कम करा जा रहा था. इनकम बढ़ रही है, सब्सिडीज कम हो रही है, फिजिकल डेफिसिट कम हो रहा है, गवर्नमेंट को बोरो करने की कम जरूरत पड़ रही है. सब अच्छी चीजें हो रही थी जिनकी वजह से
जो पीरियड का जो ग्रोथ रेट था वो बहुत ज्यादा था। पब्लिक और प्राइवेट कॉर्पोरेट सेविंग्स जो थी वो दोनों का जो सेविंग्स रेट था वो बड़ा था। उसने ओवरऑल सेविंग्स रेट को बढ़ाया था, और जहां तक हाउस होल्ड सेविंग्स रेट की बात थी वो बहुत स्टेबल था। स्टेबल हाउस होल्ड सेविंग्स रेट and increase in the public and the private savings rate increase the overall savings rate in the economy. सेविंग्स रेट बढ़ेगा तो इकोनॉमी के पास रिसोर्सेज रहेंगी, उन रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करा जा सकता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो ग्रोथ होगी इकोनॉमी में। यही हुआ इकोनॉमी। मॉनेटरी मैनेजमेंट जो था वो इम्प्रूव रहा इस पूरे पीरियड के दौरान। और इम्प्रूव रहा किस पैमाने पे कहा जा रहा है? इन्फ्लेशन कंटेन रहा, इन्फ्लेशन कंट्रोल रहा। हालांकि कंट्री में कैपिटल इनफ्लोज हो रहे थे, तो जनरली जब कैपिटल इनफ्लोज होंगे तो आपकी चीजों की डिमांड बढ़ेगी, तो प्राइसेस बढ़ते हैं। लेकिन फिर भी मॉनेटरी मैनेजमेंट इस तरह से था कि जो हमारा इन्फ्लेशन का जो इंक्रीज था वो बहुत ज्यादा नहीं। हालांकि इस पीरियड के दौरान ग्लोबल इन्फ्लेशन ज्यादा था, ओवरऑल इंक्रीज इन डिमांड था, लेकिन हमारी कंट्री का जो इन्फ्लेशन था वो बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं था पिछले पीरियड के कंपैरिजन में। जो एमएसपी की पॉलिसी भी थी, राकेश मोहन जी कहते हैं कि जो भी इंक्रीज इन एमएसपी करा गया जिन भी की एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए इस पीरियड के दौरान, वो डब्ल्यूपीआई से कम था, मतलब होलसेल मार्केट प्राइसेस से कम था। तो उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा। तो जो गवर्नमेंट की जो एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी थी वो भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए थी। ठीक है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर में, अच्छा, एसेट क्वालिटी और एफिशिएंसी इंडिकेटर्स ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर ये भी इंप्रूव हुए। बड़े बड़े तौर पे ये कहा गया कि मॉनेटरी सेक्टर ठीक से काम करा इस पूरे के पूरे पीरियड में। फिस्कल सेक्टर में जैसे जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो बढ़ा, बोरोइंग्स हमारी कम हुई, सब्सिडीज हमारे को कम देने पड़े, इनकम हमारी बढ़ी बिकॉज हमारे टैक्सेस बढ़ रहे थे, पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ा। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो ट्रेड में, मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ोतरी होती है। यही देखने को भी मिला। तो सिर्फ पब्लिक ही नहीं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा इस पूरे के पूरे पीरियड के अंदर। और राकेश मोहन जी कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट वाज आल्सो स्टेप अप बाय 1% ऑफ जीडीपी, बाय अबाउट 1% ऑफ जीडीपी। जितना भी रहा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट वो इस पीरियड के दौरान 1% से भी ज्यादा, 1% ऑफ जीडीपी से ज्यादा। और यह इंक्रीज सिर्फ पब्लिक इन्वेस्टमेंट में नहीं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में भी देखने को मिला। रोड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट हुआ, हालांकि रेलवेज का शेयर इन टोटल जीडीपी रिमेन मोर और लेस सेम, बट रोड्स में इन्वेस्टमेंट। और जब आप इंप्रूवमेंट्स करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में तो उसका सीधे सीधे तौर पे जो हमारे को फायदा मिलता है वह ट्रेड में, मैन्युफैक्चरिंग की बढ़ोतरी में देखने को मिलता है, और ये हमारे को दिखा। तो ये कुछ रीजंस थे इस गोल्डन एरा में कि क्या वो रीजंस रहे होंगे जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हुआ पूरे पीरियड। फिर वो कहते हैं कि क्या रीजंस हो सकते हैं डिसलरेशन ऑफ ग्रोथ के ड्यूरिंग द नेक्स्ट पीरियड 2012 टू 18। ये कौन सा वाला पीरियड? ठीक है। वो ये कहते हैं कि मॉनेटरी टाइटनिंग करी गई, और वो मॉनेटरी टाइटनिंग इसलिए करी गई थी कि भैया लोगों के पास कम पैसा होगा, डिमांड कम बढ़ेगी, इन्फ्लेशन कम होगा, राइट। सो लेकिन बहुत ज्यादा असर इन्फ्लेशन पे नहीं पड़ पाया, क्योंकि जो फूड आइटम्स का इन्फ्लेशन था वो अभी भी बढ़ रहा। अब फूड आइटम्स पे तो भैया अगर प्राइसेस ज्यादा भी होंगे तो भी लोग उसको खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो इट वाज अ लेस इफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी, राइट। अच्छा, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस थे, अगर आप पिछले पीरियड में देखें, जो गोल्डन एरा के अंदर देखें, तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस थे वो डब्ल्यूपीआई से कम बढ़ रहे थे, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन में कम इजाफा था। लेकिन यहाँ पे इस पीरियड में 2012 से 18 के पीरियड में जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे जो एमएसपी दिया जाता है, वो राकेश मोहन जी कहते हैं कि इट
increased faster than WPI. This also led to an increase in inflation. So these first 2 points, they're telling you कि भैया इन्फ्लेशन बढ़ा तो ग्रोथ के ऊपर उसका नेगेटिव इफेक्ट आया। अच्छा, आप अगर इस पीरियड में देखें तो इस पीरियड के अंदर टैक्स कट्स हुए, राइट, और लोगों को टैक्स कट्स हुआ और सब्सिडीज दी गई। सो टैक्स कट होगा तो लोगों के पास ज्यादा पैसा रहता है, वो डिमांड ज्यादा कर सकते हैं, डिमांड ज्यादा करेंगे तो इन्फ्लेशन ज्यादा होगा। सब्सिडीज भी है, उनके पास पैसा आता है किसी न किसी रूप में, या फिर कम प्राइस उनको देना पड़ता है, तो फिर भी उनके पास जो परचेसिंग पावर बढ़ जाती है, तो डिमांड प्रेशर्स बढ़े। एंड दिस ऑल्सो लेड टू द हाई इन्फ्लेशन इन दिस पीरियड, राइट। हालांकि कुछ चीजें अपनाई गई, कुछ तरीके अपनाए गए कि जो फिस्कल स्टिमुलस हम दे रहे हैं। फिस्कल स्टिमुलस किस तरह से कहा जा रहा है, या तो टैक्सेस को कम कर दीजिए या गवर्नमेंट सब्सिडीज बढ़ा दे, ये सब कम करने की भी चेष्टा करी गई। लेकिन ये जो कम करने की चेष्टा थी वो भी कम ही रही, हेजिटेंट रही। इसके पॉलिटिकल रीजंस भी होते हैं, बिकॉज कोई पार्टी आए और वो कह दे कि मैं अब टैक्सेस जो पहले सरकार ने कम करे थे अब वो मैं बढ़ा रही। इकोनॉमी के लिए क्या क्या नुकसान क्या फायदा वो अलग बात है, लेकिन इलेक्टोरली आपको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स भी मिली हुई है आपस में, ऐसे नहीं आप कोई और यही बात कि जो पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स से नहीं मिली हुई थी, यही आपने एक रीडिंग के अंदर देखा है। पल्परे बालकृष्णन की रीडिंग में वो कह रहे हैं कि नेहरूवियन एरा में पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स मिले हुए नहीं, आसान नहीं। राकेश मोहन जी कहते हैं कि आप अगर यह भी देखें तो 2008 से 10 के बीच में, ठीक है, फिस्कल स्टिमुलस भी दिया जाता था, लेकिन इन्वेस्टमेंट इन रोड्स एंड पावर भी होता था। लेकिन उसके जो सब्सिक्वेंट पीरियड पे देयर वाज अ स्टीप डिक्लाइन इन द इन्वेस्टमेंट इन रोड्स एंड पावर। अगर रोड्स और पावर में इन्वेस्ट नहीं करोगे तो ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा कैसे? वो कम हुआ तो ग्रोथ कम हुई। अच्छा, फिस्कल स्टिमुलस, जब जब भी हम कहते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, क्या मतलब? गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, वो किस रूप में बढ़ रहा है? सब्सिडीज के रूप में बढ़ रहा है। ये एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी किस रूप में? टैक्सेस कम हुए हैं। और ये तो अपने को पता ही है ना कि अगर आईएसएलएम मॉडल है आपका, फिस्कल स्टिमुलस है, फिस्कल एक्सपेंशन है, आईएस कब आगे की तरफ जाएगा। एंड क्योंकि एलएम कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, सो इट विल क्राउड आउट द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, पूरे अमाउंट से नहीं बढ़ता है इन्वेस्टमेंट। तो यहां भी यही हुआ, जो delayed and incomplete withdrawal of fiscal stimulus led to the crowding out of the private investment, right? So nominal interest rate बढ़े, nominal interest rate बढ़े तो corporate profitability कम हुई, इंटरेस्ट रेट के बढ़ने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट कम होने लगी। हायर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट लेड टू द फॉल इन इन्वेस्टमेंट। ये सारे पॉइंट्स आपको डिटेल में लिखने पड़ेंगे रीडिंग्स को पढ़ के। आप सिर्फ यही 2 लाइनें नहीं लिख सकते। अगर एक क्वेश्चन मान लीजिए ज्यादा नंबर का आता है, आप सिर्फ ऐसे पॉइंट्स नहीं लिख के आएंगे, आप इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे रीडिंग में से। ये मैं आपसे बार बार आपको आगाह कर रहा हूं, इनको एज अ सब्सटीट्यूट नहीं लेना है रीडिंग्स के। यू विल हैव टू रीड रीडिंग, यू विल हैव टू मेक नोट साइड बाय साइड, ये करना ही करना है वो काम। करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ गया, ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी इस पूरे के पूरे पीरियड में बढ़ गया। उसकी वजह से भी जो ग्रोथ के ऊपर असर था वह कम होने लगा, राइट। ग्रोथ पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने लगा। उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई। उन्होंने कहा कि हमारी कंट्री में डोमेस्टिक इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था, और दे वर ऑलमोस्ट द कंडीशन ऑफ नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट्स। तो लोगों को, क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा हो रहा था, आपको फिशर्स इक्वेशन से पता ही है, सो इट लेड टू द नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट। एंड लोगों को लगा कि सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन गोल्ड है, ठीक। तो
अगर सेफ इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन गोल्ड है तो मुझे गोल्ड की आवश्यकता है, गोल्ड की डिमांड बढ़ी, गोल्ड के इंपोर्ट्स बढ़ गए। करंट अकाउंट डेफिसिट वैसे बहुत ही सिंपलेस्ट भाषा में हम कहते हैं, मान लीजिए नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो अगर एक्सपोर्ट्स कम हो जाए, इंपोर्ट्स बढ़ जाए, तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा। तो गोल्ड के इंपोर्ट्स बढ़े तो मेरे इंपोर्ट्स बढ़े, तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा। ठीक है। जो वो लिखते हैं इनकम्प्लीट पास थ्रू ऑफ इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस टू डोमेस्टिक फ्यूल प्राइसेस। कम हुए होंगे इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस, लेकिन हमारी कंट्री में फ्यूल प्राइसेस कम नहीं है। तो दिस ऑल्सो, और डिमांड तो है ही, फ्यूल की डिमांड हमेशा रहेगी, तो इंपोर्ट्स आपको करने पड़ेंगे। ये वो रीजंस दे रहे हैं कि कैसे कैसे इंपोर्ट्स बढ़े, गोल्ड के इंपोर्ट्स बढ़े, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट्स बढ़े। ऑल ऑफ दिस लेड टू द करंट अकाउंट डेफिसिट प्रेशर्स, राइट। और फिर वो ये भी इस बात को भी दर्शाते हैं, वो ये कहते हैं कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो इस पीरियड में इंक्रीज नहीं हुए। सो बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा। ये कुछ रीजंस उन्होंने दिए, और अगर करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है तो ये पर्टिकुलरली इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा पीरियड नहीं माना गया। और दूसरा रीजन, उन्होंने एक और रीजन दिया कि जो डिसलरेशन हुआ ग्रोथ में इस पीरियड के दौरान, वो था इंडस्ट्रियल ग्रोथ का डिसलरेशन, राइट, सिंस 2011। तो अगर आप उसको पिछले पीरियड के साथ कंपेयर करें तो सिग्निफिकेंटली लोअर इंडस्ट्रियल ग्रोथ था हमारे इस पीरियड में। सो ये कुछ रीजंस थे कि डिसलरेशन क्यों हुआ। वो लास्ट में एक पॉइंट कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आप इसको देखें कि क्या होना चाहिए था इस पीरियड के अंदर कि ग्रोथ रहती, जो कि गोल्डन एरा में भी रही, अगर हमारी कंट्री में स्टेबल इन्फ्लेशन का एनवायरमेंट होता, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा नहीं 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 बढ़ी होती, करंट करंट अकाउंट डेफिसिट कम होता। उसको वो इस रूप में लिखते हैं अप्रोप्रिएट कैपिटल अकाउंट मैनेजमेंट, राइट। और कैपिटल इनफ्लोज होते, कैपिटल आउटफ्लोज कम से कम होते, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में फोकस होता। तो इन चीजों की वजह से अगर ये रहती तो शायद इस पीरियड के अंदर भी ग्रोथ हो सकता था। ये कुछ बातें इन्होंने कही। हम इस डिस्कशन को आगे लेके जाएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू बेटा। हम राकेश मोहन जी की एक रीडिंग के बारे में बात कर रहे हैं, और हमने पिछली क्लास में देखा था कि क्या रीजंस थे कि जो 2003 से 8 के बीच में जो गोल्डन एरा ऑफ ग्रोथ था, ग्रोथ बहुत ज्यादा हुआ, और 2012 ऑनवर्ड्स क्या रीजंस थे कि जो ग्रोथ में डिसलरेशन हुआ। अब अगर हमारे को इंडिया की ग्रोथ को और बढ़ाना है और हमारे को उसको न्यू ट्रैजेक्टरी पे लेके जाना है, तो राकेश मोहन साहब ये कह रहे हैं कि आप उस ग्रोथ को फाइनेंस कैसे करेंगे। उसके लिए उन्होंने कुछ बातें कही हैं। आज की क्लास में हम कुछ बातों को देखते हैं, जैसे कि हाउस होल्ड सेविंग्स कितनी होनी चाहिए, प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर सेविंग्स कितनी होनी चाहिए, पब्लिक सेक्टर सेविंग्स कितनी होनी चाहिए, और एक्सटर्नल सेविंग्स कितनी होनी चाहिए। एक्सटर्नल सेविंग्स और कुछ और पॉइंट्स मैं कल के लास्ट पार्ट में बात करूंगा, लेकिन आज मैं पहले 3 पार्ट्स पे कुछ चर्चा करते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर आप हाउस होल्ड सेविंग्स को देखें, राइट, तो 1997 से 2003 के बीच में 21% ऑफ जीडीपी रहा, 2008 से 11 में 24% पहुंच गया, और 2016 से 18 के बीच में 17% पहुंचा। वो ये कहते हैं कि जो हाउस होल्ड सेविंग्स, दे हैव बीन द बेडरॉक ऑफ डोमेस्टिक सेविंग्स इन इंडिया, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डोमेस्टिक सेविंग्स का। और अगर आप नेट हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स देखें तो 2007 से 8 के बीच में ये 11 to 12% ऑफ जीडीपी रहा था, और अब रिसेंट ईयर्स में कुछ कुछ अराउंड 7% रहा है। हमारे को नेट हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स को अराउंड अराउंड 10% ऑफ जीडीपी रखना है इफ वी वांट टू हैव अ सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, इफ वी वांट टू पुट दिस ऑन द हायर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, राइट। उन्होंने कहा कि आप किस तरीके से हाउस होल्ड सेविंग्स को बढ़ा सकते हैं। कुछ उन्होंने बातें बताई। उन्होंने कहा कि एक तो आप फाइनेंशियल डेप्थ जो है इकोनॉमी की वो बढ़ाइए, राइट।
सो और बहुत सारे मेजर्स हुए हैं, मेजर्स लिए गए हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए, जैसे कि जनधन योजना है, मोबाइल रिलेटेड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है। इससे जो रीच है वो बहुत आगे बढ़ गई, वो पेनिट्रेट कर गई इकोनॉमी के उन उन रीजन्स की तरफ भी जहां पे लोग इतना ज्यादा फाइनेंशियली अवेयर नहीं थे, इन द सेंस दैट उनके पास तरीके नहीं थे कि वो अपनी जो सेविंग्स थी उसको मोबिलाइज कर सकें बैंक्स की ओर जो भी तरीके। और गवर्नमेंट ने बहुत सारे तरीके अपनाए हैं जिससे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़े। वो कहते हैं ये एक अच्छा साइन है। और बट ये सब कुछ तभी पॉसिबल होगा, राइट? सो मतलब आप सेविंग्स बढ़ पाएंगी, सेविंग्स तो भैया देखो तभी बढ़ पाएंगी ना अगर कंट्री में लो इन्फ्लेशन रहेगा। अगर इन्फ्लेशन ही ज्यादा है तो वो बेचारे सेव क्या करेंगे? सो हमारे को मॉनेटरी साइड से इन्फ्लेशन को लो रखना है। और दूसरी ओर एग्रीकल्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक सेक्टर है, सप्लाई साइड मेजर्स लेने पड़ेंगे जिससे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और आउटपुट भी बढ़े। तो अगर उन लोगों की इनकम बढ़ेगी तो वह लोग सेव भी कर पाएंगे ज्यादा, और ओवरऑल हाउस होल्ड सेविंग्स इकोनॉमी में बढ़ती हैं उसकी वजह से। दूसरी बात उन्होंने करी कि प्राइवेट कॉर्पोरेट सेविंग्स के बारे में। वो ये कहते हैं कि अगर आप 1997 से 2003 के बीच में देखें तो 3.9% ऑफ जीडीपी रहा प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर सेविंग्स, और ये बढ़ के 7.9% ऑफ जीडीपी हो गया 2008 से 11 के बीच में। ये बहुत अच्छा साइन था। एंड this was this what Rakesh Mohan terms as the distinguishing feature of the golden era of, right? And because of this, because there has been almost doubling of the private corporate savings as the percentage of GDP, this is this helped in increased profitability, right? And जो कॉर्पोरेट सेक्टर था उसको बहुत से इंटरनल एक्सटर्नल सब रिसोर्सेज अवेलेबल थे ग्रोथ के लिए। जो जो सेविंग्स थी, जो हाउस होल्ड सेविंग्स कर रहा था, वो मोबिलाइज हो रही थी बैंक्स के द्वारा और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ, और वो उसको यूज भी कर रहे थे, राइट? इन्फ्लेशन रिलेटिवली लोअर था पीरियड के अंदर, और ये भी करा गया कि उसकी वजह से जो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी कम रहे थे। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कम रहा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा था, और सेविंग्स ऑलरेडी यहाँ पे ज्यादा ही थी। दिस हैज पुट द इकोनॉमी ऑन द हायर ग्रोथ पाथ। लेकिन हमारे को वो ये कहते हैं इस बात को, राकेश मोहन साहब वो कहते हैं कि आपको अगर प्राइवेट कॉर्पोरेट सेविंग्स और अगर आप प्राइवेट कॉर्पोरेट सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को अराउंड अराउंड 10 to 12% रख पाए ऑफ जीडीपी, तो आप हायर ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पे ला सकते हैं, राइट? हायर ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पे ला सकते हैं। और अभी तो 10 to 12% रखिए, लेकिन आपको इसको बढ़ाना पड़ेगा 12 से 15% की ओर। इस तरह से आप इकोनॉमी को हायर ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पे लेकर आ पाएंगे। दूसरा पब्लिक सेक्टर सेविंग्स के बारे में बात करें। अब पब्लिक सेक्टर सेविंग्स में कई बातें थी। उन्होंने कहा एक साइड तो है गवर्नमेंट सेविंग्स। तो गवर्नमेंट सेविंग्स को देखें तो 2007-8 में, 2007-8 के अंदर इट वाज अराउंड अराउंड 1.1% ऑफ जीडीपी, जस्ट माइल्डली पॉजिटिव इन हिज वर्ड्स। और उसके बाद से ये नेगेटिव रहा। तो दिस इज नॉट अ गुड साइन। वन, दिस इज नॉट अ गुड साइन। एंड दूसरी चीज, अगर आप पब्लिक एंटरप्राइजेस को देखें तो दोज आर नॉन डिपार्टमेंटल कमर्शियल एंटरप्राइजेस। पब्लिक एंटरप्राइजेस की जो सेविंग्स रही वो 90 के दशक में और 2000 के दशक में अराउंड अराउंड 3 to 4% ऑफ जीडीपी रही थी। लेकिन आफ्टरवर्ड्स ये गिर के 2.5% ऑफ जीडीपी रहा। ये भी कोई अच्छा साइन नहीं है। और 2.5, लोअर देन 2.5% ऑफ जीडीपी हमने ऑलमोस्ट 80s के लास्ट में देखा था, जब हमारी सिचुएशन इकोनॉमी की बहुत अच्छी रही थी फाइनेंशियल। वो ये कह रहे हैं, राइट? लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर आप एफआरबीएम फ्रेमवर्क को देखें या फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, सो सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे एक नया पुश मिल सकता है टू रिस्टोर द सेविंग्स एट द प्रीवियस लेवल्स। मतलब
वो ये बता रहे हैं कि आपको सेविंग्स करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को सेविंग्स करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट इतना खर्चा ना कर पाए। और उन्होंने कहा कि अगर आप सब्सिडीज को देखें तो एक अच्छा साइन ये था कि 2012-13 के अंदर जो एनर्जी सब्सिडीज थी पर्टिकुलरली, वो 2.6% ऑफ जीडीपी था, वह गिर के 1.6% तक रहा। ये अच्छा साइन है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम होता है। लेकिन आप अगर हम आजकल के पॉपुलिस्ट मेजर्स को देखें, जिस तरह से ये पॉलिटिकल पार्टीज अनाउंस करती हैं सारी की सारी पॉपुलिस्ट स्कीम्स कि इस तरह की स्कीम्स की ये सब्सिडी होगा, इस पे पैसा कम हो जाएगा, ये बेनिफिट मिलेंगे, तो हो सकता है कि इकोनॉमी के लिए यह घातक सिद्ध हो, हमारी इकोनॉमी के पास इतना पैसा ना हो, और हम इस रिडक्शन इन सब्सिडीज को सस्टेन कर पाएंगे, ये क्वेश्चनेबल है। ये राकेश मोहन जी कह रहे हैं, राइट। सो ये लिखते हैं, वो ये लिखते हैं इस बात को कि particularly in the light of new schemes that are being announced or contemplated, there is a possibility of significant slippage in the coming years. Significant slippage का मतलब कि ये जो एनर्जी सब्सिडीज का जो प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी आपको कम दिखाई दे रहा है, ये शायद इतना कम ना दिखाई दे, आगे आने वाले टाइम में बढ़ जाए, ये स्लिपेज का मतलब है यहाँ पे। और वो ये कहते हैं कि क्योंकि जिस तरह की स्कीम्स अनाउंस हो रही हैं, गवर्नमेंट ये भी कर देगी, वो भी पैसा है नहीं, लेकिन पॉपुलिस्ट स्कीम्स की वजह से, जस्ट टू कम इन द पावर, उसके उन उन रीजंस की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। वो ये कहते हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपनी सब्सिडी का एक्सपेंडिचर है वो अराउंड 1% ऑफ जीडीपी रखे, तो ये एक डिजायरेबल लेवल हो सकता है, राइट। और उससे क्या होगा, राकेश मोहन साहब जी के शब्दों में, कि जो पब्लिक सेविंग्स है और पब्लिक एंटरप्राइजेस की सेविंग्स है, पब्लिक, ये तो गवर्नमेंट सेविंग्स विल कम लिटिल अबव द पॉजिटिव लेवल्स, एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस की सेविंग्स अराउंड 3 to 4% के रेंज में चली जाएगी, विच इज अ गुड साइन, विच इज अ गुड साइन। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आपको यह भी तो देखने की आवश्यकता है कि नेट बोरोइंग बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स क्या है, ये भी तो खर्चा है गवर्नमेंट का, राइट। तो वो कहते हैं कि अगर आप नेट बोरोइंग्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स देखें तो आप ये पाएंगे कि अराउंड अराउंड 7 to 10% रहा था जीडीपी के इन 2008-9, और रिसेंट ईयर्स में भी अराउंड अराउंड 7% है ही, राइट। रिसेंट ईयर्स में भी ये 7% है ही। तो अगर गवर्नमेंट ही इतना ज्यादा बोरो कर रही है, तो जो रिसोर्सेज प्राइवेट सेक्टर को जा सकते थे वो गवर्नमेंट की तरफ स्क्वीज इन हो रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर के पास इन्वेस्टमेंट के लिए रिसोर्सेज नहीं रह जाएंगे। दिस इज नॉट अ गुड साइन, राइट। सो वो ये कहते हैं कि आपको फिस्कल डेफिसिट में और बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स, गवर्नमेंट की बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स बोथ एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल्स, इसको कम करना पड़ेगा, तभी आप हायर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी की ओर जा सकते हैं। देयर इज नो अदर वे, राइट। फिर वो ये भी कहते हैं कि अगर आप टैक्सेस की साइड पे देखें तो जो गवर्नमेंट की इनकम की साइड है, उसमें एक अच्छी बात यह हुई है कि जो जीएसटी का रोल आउट है, दिस हैज इंक्रीज द टैक्स बुओयेंसी ऑफ द सिस्टम, और आप जितना ज्यादा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे उतना ज्यादा बेहतर है इकोनॉमी के लिए। ये कुछ बातें बताएंगे किस तरीके से आप ग्रोथ को लेके आ सकते हैं। उन्होंने रीजंस दिए, हाउस होल्ड सेविंग्स को बढ़ाइए, कैसे बढ़ी थी, क्या करना चाहिए। उन्होंने रीजंस दिए, प्राइवेट कॉर्पोरेट सेविंग्स को बढ़ाइए, कैसे 2008 से 11 के बीच में बहुत ज्यादा थी, हमको क्या करना चाहिए, किस लेवल पे करना चाहिए। फिर उन्होंने बात कही कि सब्सिडीज को कम करिए, बोरोइंग को कम करिए। उन्होंने कहा कि आप अगर गवर्नमेंट की सेविंग्स को बढ़ाइए और पब्लिक एंटरप्राइजेस की सेविंग्स को बढ़ाइए, और जो टैक्स सिस्टम है उसको और सिंप्लीफाई करिए। ये रीजंस, ये तरीके उन्होंने बताए कि किस तरीके से आप इकोनॉमी को हायर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे लेके जा सकते हैं। आपको रीडिंग पढ़नी पड़ेगी, हल्की सी मुझे यह रीडिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट लगी एज कंपेयर टू विजय जोशी की रीडिंग। लेकिन ध्यान रखिएगा, कहानी सबके सब अपने तरीके से बता रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम कहानी बता रहे हैं, लेकिन हर ऑथर
सेम चीज को अलग नजरिए से देख रहा है। हम ये सारी जो 4-5 रीडिंग्स हैं, वो सारी की सारी रीडिंग्स ग्रोथ के बारे में बता रही हैं। सारी रीडिंग्स करने के बाद आपको एक पिक्चर इमर्ज होगी आपके दिमाग में कि ग्रोथ किस तरह से हुआ था, ग्रोथ को होने के लिए हमारे को क्या क्या करना चाहिए, हमने क्या गलतियां करी, क्या हमको नहीं करना चाहिए और क्या हमारे को करना चाहिए था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। राइट। सो एक बार जब ये 4-5 रीडिंग्स हो जाएंगी, देन वी विल डू अ कंपैरिजन कि इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, एंड देन हाउ यू कैन राइट द आंसर। आंसर, अनलेस आपसे क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछता कि पर्टिकुलरली बताइए कि राकेश मोहन साहब ने क्या कहा, ठीक है, तो सिर्फ ऐसे समरी देने की जरूरत नहीं है प्लीज। हाँ, आपको अगर वो यही पूछते हैं हाउ टू फाइनेंस ग्रोथ, तो आपके पास ये रीजंस हैं सारे के सारे। इस इन नोट्स को आपको अपेंड करना है रीडिंग में से, रीडिंग पढ़िए, और जिस तरह से मैंने यहाँ पे टेबल बना बना के लिखा है, आप भी पेपर में कोशिश करिएगा कि आप टेबल में लिखें, बिकॉज टेबल और डायग्राम अगर आप बनाते हैं ना, तो पता नहीं, मैं सबका नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे को बहुत ज्यादा अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे को समझ में आ जाता है कि बच्चे को ये पता है ये चीज, एंड देन यू कैन एक्सप्लेन 1 or 2 points वट एवर यू वांट टू एक्सप्लेन। हाँ, तो ये देख के समझ में आ जाता है व्हाट द पॉइंट यू वांट टू मेक। सो आपने कम इंग्लिश भी लिखी हो, थोड़ा सा टेबल वेबल को बनाए हैं, देन यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस। राइट, चलिए, थैंक यू बेटा। मूविंग इंडिया टू न्यू ग्रोथ ट्रेजेक्टरी, this is the reading by Rakesh Mohan and we have been discussing this since last 3-4 classes. आज की क्लास में हम बात करेंगे कि एक्सटर्नल सेविंग्स के लिए क्या हो, कितनी होनी चाहिए एक्सटर्नल सेविंग्स, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किस तरह से ग्रो करे, और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कैसी हो कि जो इंडिया है वो न्यू ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर चला जाए। वो ये कहते हैं कि अगर आप एक्सटर्नल सेविंग्स को देखते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको एक्सपोर्ट्स को देखना होगा, और इंडियन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसका अगर आप ट्रेंड देखें तो आप पाएंगे कि 2002 से लेके 2012 के बीच में दे हैव बीन ग्रोइंग एट अराउंड 20 to 25%। और जो शेयर ऑफ जीडीपी था वो भी बड़ा था 2012 तक, लेकिन उसके बाद वो स्टेगनेट होने लगा 16%, स्टार्टेड डिक्लाइनिंग एंड इट वाज अबाउट 16% एंड सो। और जब वो स्टेगनेट हो गए तो डेफिनेटली जो इंडियन एक्सपोर्ट्स का जो शेयर था ग्लोबल ट्रेड में वो भी स्टेगनेट हो गया। तो डेफिनेटली अगर आपको हाई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी चाहिए तो आपको अपने एक्सपोर्ट्स को ग्रो करना होगा। जो करंट अकाउंट डेफिसिट, और उसमें उन्होंने एक सिनेरियो लिया हुआ है, हाई ग्रोथ सिनेरियो, उसके लिए जो भी उन्होंने कैलकुलेशन करी उससे बताया कि जो इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं दे शुड ग्रो एट अराउंड 11 to 12% बिटवीन 2020 एंड 2035। राइट। सो और फिर उन्होंने कहा कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है दैट कैन बी बिटवीन द लेवल ऑफ 2 to 2.5%। बहुत ही क्रूड टर्म्स में करंट अकाउंट डेफिसिट इज व्हाट योर एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स व्हेन दे आर नेगेटिव। एंड फिर वो ये भी कहते हैं कि डेफिनेटली अगर आपको ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी बढ़ानी है तो आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी रखने होंगे, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का जो कैलकुलेशन करा गया वो कहा कि अराउंड 2% के आसपास एक्युमुलेशन होना चाहिए, 2% ऑफ जीडीपी के आसपास एनुअल एक्रीशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होना चाहिए टू बी कंसिस्टेंट विद, एंड ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का जो एक्युमुलेशन है दैट इज कंसिस्टेंट इवन विद द हायर इंपोर्ट लेवल्स। तो मैंने सारे पॉइंट्स नहीं लिखे इसके अंदर, उन्होंने जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनके डिस्कशन में से वो लिखा कि जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़े, करंट अकाउंट डेफिसिट का लेवल भी जो है वो मेंटेन रहे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी बढ़े, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी एक्सटर्नल सेविंग्स बढ़ेंगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए उन्होंने कहा कि अगर आप सारी की सारी कंट्रीज को देखें जो भी ग्रो करी हैं, जैसे कि जापान, कोरिया, चाइना, राइट, आई मीन इन सारी कंट्रीज में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो अच्छी तरीके से ग्रो करा, और तो हमारी कंट्री के लिए भी ऐसा करना ही पड़ेगा कि वो पॉलिसीज जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रो कराती हों उन पॉलिसीज पे ज्यादा जोर देने की आवश्यकता है। राइट।
लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ पॉइंट्स ऐसे भी दिए हैं कि अगर आप कंट्रीज का एविडेंस देखें, कि कंट्रीज के ग्रोथ का एविडेंस देखें, तो आप ये पाएंगे कि किसी किसी कंट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो ग्रोथ है वो सॉफ्टन हो गया है, हालांकि ग्रोथ हो रही है। और सम कंट्रीज आर आल्सो एग्जिबिटिंग प्री मेच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो कुछ ऐसा लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग को छोड़ के वो सीधे सर्विसेज पे ग्रो करना स्टार्ट कर गया, राइट। या फिर प्री मेच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वुड बी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर पे जोर ना दे के जो अदर सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के वो ग्रो करने लग गए। उन्होंने ये कहा कि अगर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रो करना है तो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्लोबली कंपेटिटिव भी होना पड़ेगा। क्यों आपसे बाय करेंगे, राइट। आपको ग्लोबली कंपेटिटिव होना पड़ेगा। और इस बात को तो हम भूल ही नहीं सकते कि हमारी कंट्री लेबर अबंडेंट है। तो आपको जनरली कंपेटिटिव रहना पड़ेगा लेबर के अंदर, जो कि अनफॉर्चुनेटली इंडिया उस तरीके से नहीं कर पाया है राकेश मोहन साहब के मत में, राइट। हमारे पास ऐसी पॉलिसीज नहीं रही हैं जिसने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेबर की टर्म्स में कंपेटिटिव बनाया। फिर वो ये कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वेस्टमेंट की भी आवश्यकता है अगर आपको हाई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी चाहिए। सो आप ये पाएं, अगर आप चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो करे, ट्रेड ग्रो करे, तो डेफिनेटली आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ट्रांसपोर्ट में। ट्रांसपोर्ट, हर तरीके का ट्रांसपोर्ट, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज। और आपको कम्युनिकेशंस के अंदर भी इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। जो भी ट्रेड के लॉजिस्टिक्स हैं उनके अंदर इन्वेस्ट करना। फिर उन्होंने कहा कि अगर आप ग्लोबल टेक्नोलॉजी को देखें, किस तरीके से ग्लोबल टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चेंज हो रहा है और कितनी जल्दी ये ग्लोबल टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हमारे पास जो लेबर है क्या वो स्किल्ड है उन चेंजेस को पूरी तरह से अपनाने के लिए। तो उनका यह मत है कि आपको इस तरह के लेबर को, इस तरह से लेबर को स्किल करना पड़ेगा, स्किल्ड बनाना पड़ेगा कि वो जितनी जल्दी टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो रहे हैं वो अपने आप को उस लर्निंग के मुताबिक बढ़ाएं। और दे शुड बी एबल टू अडॉप्ट द न्यू टेक्नोलॉजी, राइट। यू नीड टू डेवलप द स्किल्ड मैन पावर। सो इसके लिए भी इन्वेस्टमेंट चाहिए। फिर उन्होंने कहा ये इन्वेस्टमेंट आएगा कहां से। ये इन्वेस्टमेंट प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर से आएगा। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक ही तरह के सेक्टर से ही इन्वेस्टमेंट आएगा। अगर वो कहते हैं कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर को देखें तो प्राइवेट सेक्टर बहुत सी चीजों के अंदर अपना योगदान दे सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर कम्युनिकेशंस के सेक्टर में बहुत अपना योगदान दे सकता है। प्राइवेट सेक्टर पोर्ट्स में, एयरपोर्ट्स में, कमर्शियल व्हीकल्स में योगदान दे सकता है। लेकिन पब्लिक सेक्टर को भी बहुत डोमिनेंट रोल अपनाने की आवश्यकता है, रोड्स में, रेलवेज में, ब्रिजेस में। इन सेक्टर्स के अंदर प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट आने की आशंका है। तो ये सारे के सारे पार्ट्स में हमने यही डिस्कस करा है कि करना क्या चाहिए इंडिया को, किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, हमारे सेविंग्स का लेवल क्या होना चाहिए, हाउस होल्ड सेविंग्स कैसे बढ़े, कॉर्पोरेट सेक्टर सेविंग्स कैसे बढ़े, गवर्नमेंट सेविंग्स कैसे बढ़े, एक्सटर्नल सेविंग्स कैसे बढ़े, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैसे ग्रो हो, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़े। इन सब चीजों को मिलाकर आप ये कहोगे कि हाँ जी ये सब अगर होता है देन इंडिया वुड बी एट द हाई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी। दिस इज एन आइडिया, this is an idea about that, right? So in case of the question comes that what steps are needed to finance growth, what steps are needed to put India on the high growth trajectory, आपको इन सब का मिश्रण देना है। अनलेस वो आपसे बहुत ही स्पेसिफिक कोई बात पूछे, मान लीजिए 3 नंबर का कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसमें वो पूछते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कैसे कैसे बढ़े, क्या होना चाहिए। मैंने इसमें ऑफ कोर्स आई हैव नॉट टेकन अप ऑल द पॉइंट्स, तो आपको रीडिंग पढ़नी पड़ेगी और थोड़ा सा डेटा के साथ इसको पॉपुलेट करना पड़ेगा। आई मीन उन्होंने हाई ग्रोथ सिनेरियो के लिए कुछ डेटा भी दिया हुआ है,
सो यू नीड टू पुट इन दैट थिंग एज वेल। कोशिश करिएगा कि अपने आंसर को पॉइंट्स में लिखें, और जब भी आप इंडियन इको की रीडिंग पढ़ें तो उसको इस तरह से पढ़िएगा कि एक जो ब्रॉड क्वेश्चन है वो क्या है। ब्रॉड क्वेश्चन यही है बेटा कि राकेश मोहन साहब यही बता रहे हैं कि आप इंडिया को हाई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे कैसे ले जाए। तो अब सारे के सारे पॉइंट्स पढ़िए, फिर बाद में सोचा करिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में ऐसे ऐसे हो रहा है। वो ये कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वेस्ट करना है, पब्लिक सेक्टर को भी इन्वेस्ट करना है, स्किल्ड मैन पावर बढ़ानी है। अगर मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड को ग्रो करना है तो आपको एयरपोर्ट्स बनाने होंगे, डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट को और स्ट्रेंथन करना हो, तो ये वाले स्टेप्स हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, जैसे आपने एक पॉइंट उठाया, उस पॉइंट को सोचिए कि ये ब्रॉड क्वेश्चन से कैसे रिलेटेड है। Otherwise, you don't have to write everything what is given in the reading. You have to see what is the broad topic which author is trying to discuss about, and then how are all the subtopics within his reading are pertaining to that broad question, right? Chaliye, so this is what I wanted to do in this reading. Next time I'll start with some other reading. Thank you, beta.